आरबीआई पॉलिसी के ऊपर पूरे मार्केट की नज़र थी कि क्या वो अपना अकोमोडेटिव स्टांस चेंज करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने ग्रोथ को प्रायोरिटी रखते हुए अकोमोडेटिव स्टांस को जारी रखने का एक मैसेज दिया। मार्केट को पसंद भी आया। आप इस समय इस पूरे इक्वेशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं मैक्रो और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और एक नज़र है ग्रोथ उतनी अच्छी है नहीं, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं रेट्स, कभी हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पूरे इक्वेशन को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो कि इंडिया की आपने खुद ही बोला थोड़ा ग्रोथ कम हो गई है लास्ट अगर 2-3-4 महीने का डेटा देखेंगे तो आप ऑटो सेल्स में, सीमेंट सेल्स में, स्टील सेल्स में ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। एंड दैट ये कंसर्न है बिकॉज एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को ग्रोथ बढ़ाने, अब गवर्नमेंट का मेन जॉब एंड फोकस इज कि जॉब बढ़ने चाहिए, इसलिए बजट में भी ग्रोथ फोकस बहुत है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन इंडिया से ज़्यादा है। सो यूएस में इन्फ्लेशन 7% है, इंडिया में करीब 5.5% है, तो वहाँ रेट्स बहुत कम है, यहाँ पर रेट्स उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। सो आई थिंक आरबीआई थोड़ा वेट करने के इज रेडी टू वेट, तो थोड़ा वेट करके आई थिंक फिर अल्टीमेटली अगर बाहर भी रेट बढ़ेंगे, ग्लोबली रेट बढ़ेंगे, इंडिया को भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ग्रोथ इस समय प्रायोरिटी है गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में। अभी पैंडेमिक भी था, वो थोड़ा लिफ्ट हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे पॉलिसी जस्ट पैंडेमिक के बाद आई है। वी स्टिल हैड अ वेरी शार्प वेव आई थी। सो आई थिंक आरबीआई केयरफुल है। अब उसके बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा तो आई थिंक वो भी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाएंगे रेट। हमारे इकोनॉमी भी सोचते हैं कि रेट्स बढ़ेंगे यहाँ से, बट आरबीआई अभी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहा है, जैसा आपने बोला। जी प्रभात, इंडिया के वैल्यूएशंस के बारे में आपकी क्या राय है ओवरऑल, जब आप देखते हैं अदर इमर्जिंग मार्केट से कंपैरिजन में? क्योंकि हमने काफ़ी महीनों से एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग देखी, 1.25 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने सेल किया। तो क्या वैल्यूएशंस को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स, और एफआईआई फ्लोज पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि आप खुद ही एक बहुत बड़े एफआईआई हाउस को बिलोंग करते हैं और सर्कल में मूव भी करते हैं। तो इंडियन मार्केट महंगी है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, एक्सपेंसिव। ये स्पेशली लास्ट ईयर, जब पिछले साल इंडियन मार्केट का आउट परफॉर्मेंस जो था उसकी वजह से कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया इज मोर एक्सपेंसिव। थोड़ा इसलिए भी हो सकता है कि बाकी एशियन इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो चाइना सेंट्रिक हैं, थोड़ा लिंकेज विद चाइना ज़्यादा है, एंड चाइना पे बहुत वरीज थी बिकॉज ऑफ पॉलिसी एक्सेट्रा। सो इस वजह से इंडिया माइट हैव डन बेटर। और दूसरा, हमारा ग्रोथ भी थोड़ा बेटर था, ग्रोथ में भी पिकअप था कंपैरेटिवली, मोर बुलिशनेस इन इंडिया देयरफॉर। तीसरा ये है कि हमारे जो सेक्टर्स ने अच्छा किया है वो एक्चुअली ग्लोबल सेक्टर्स हैं, लाइक टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा किया है एंड उसका वेटेज बढ़ गया है। सो द फैक्ट इज दैट ओवरऑल मार्केट ने अच्छा किया है, बट सम ऑफ द हायर पी सेक्टर्स हैव डन इवन बेटर। तो उसकी वजह से पी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो एक्सपेंसिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सो वो थोड़ा न्यूएंस है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मार्केट महंगी है कंपेयर टू हिस्ट्री एंड कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। एंड थोड़ा रीजन व्हाई सेलिंग इज हैपनिंग इज बिकॉज एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट इक्विटीज के लिए थोड़ा कम सपोर्टिव है, दूसरा इंडिया का वेट ज्यादा था, इंडिया की आउट परफॉर्मेंस ज्यादा थी, इंडिया में फ्लोज भी ज्यादा आए थे। नाउ अगर ग्लोबली इक्विटीज में सेल ऑफ रहेगा तो इंडिया भी नहीं बच सकता उससे, लेकिन आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम, बिकॉज द फैक्ट इज द ओनरशिप ऑफ एफआईआईज़ कम हो गई थोड़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्चुअली डोमेस्टिक ओनरशिप बढ़ गई है, तो होपफुली एट सम पॉइंट टाइम विल स्टॉप, बट इट्स वेरी हार्ड टू से। मुश्किल है कहना कि कब हो जाएगा, बिकॉज हमने ये भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी सेलिंग हो जाएगी। तो बट इट्स अ कंसर्न बिकॉज डोमेस्टिक बाइंग के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है आज की डेट, एंड दैट इज अ कंसर्न बिकॉज एक आखिरी बोलिए। जी एक आखिरी सवाल, 3 से 5 साल का अगर व्यू लें तो स्ट्रक्चरली आपको अर्निंग साइकिल का ट्रैजेक्टरी कैसा नजर आता है? ओके तो आप आई थिंक
ये भी पिछले 5 सालों से तो बेटर ही होगा। उसके 3-4 रीजन हैं मोटे मोटे। एक तो ये है कि 5 सालों में ग्रोथ बहुत ही खराब थी इंडिया की। उसके बहुत सारे रीजंस थे भी है। दो पैंडेमिक 3-4 वेव हो गई। बैंकिंग सेक्टर पूरा क्लीन अप हुआ, जीएसटी हुआ, डिमोनेटाइजेशन, आई मीन व्हाटएवर, सो मेनी थिंग्स। इतनी सारे यू नो जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हुए जिसकी वजह से स्लो डाउन हुआ। सिस्टम क्लीन अप की वजह से स्लो डाउन हुआ, रेरा हुआ, उसकी वजह से रियल स्टेट सेक्टर क्लीन अप हुआ। बट ऑल जो भी क्लीन अप होता है उससे स्लो डाउन होता है। बट आज की डेट में आप देखें तो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम क्लीन हो गया है, सो एनपीएस नहीं है। मोस्ट ऑफ द अदर सेक्टर्स, इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर पास डेट कम है, लेवरेज कम हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विच वाज अ बिग ड्रैग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस था, वो भी कम हो गया है। सो लॉजिकली स्पीकिंग स्लोली कॉर्पोरेट सेक्टरों को आके इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑल्सो काफ़ी पुश कर रही है पीएलआई स्कीम्स के थ्रू, उनके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के थ्रू क्राउड इन करने की कोशिश कर रही है प्राइवेट सेक्टर। सो लॉजिकली स्पीकिंग ग्रोथ देयरफॉर शुड स्टार्ट पिकिंग अप कंपेयर टू वेयर इट हैज बीन। ग्रोथ का फोकस भी ज़्यादा है। हमारा खुद का फोकस नमूरा का एवरेज अबाउट 8% है नेक्स्ट फिस्कल 22-23 का, मच हायर देन बिफोर। ऑन अ बेस ऑफ 22 8.7 अगेन हम लोग 7.2 बोल रहे हैं, तो ग्रोथ तो ज़्यादा है, नॉमिनल ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो अर्निंग ग्रोथ शुड भी हायर। सो अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा रहेगी तो जनरली अगर थोड़ा पी में कम भी होगा, अगर पी तब भी मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न्स हो जाएंगे। तो 5 साल के बीच में तो ऐसा लगता है कि market will give positive returns. The only thing is that, as I said, that the risk is कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी दैट्स अ बिग कंसर्न, बिकॉज फंडिंग चाहिए होती है in a growing economy, and if you start growing even faster, the trade deficit might become a bottleneck. But the good news is compared to जब फिस्कल 13-14 में देखें तो ग्रोथ भी नहीं थी और ट्रेड डेफिसिट भी था। एटलीस्ट ग्रोथ है थोड़ी, एंड ट्रेड डेफिसिट एज अ रिजल्ट कैन टिपिकली ग्रोइंग इकोनॉमी से फंड हो जाता है। सो आई वुड से दैट 3 to 5 इयर्स में पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मार्केट मल्टीपल्स कम भी होंगे थोड़ा, मान लीजिए आप 5-7% पर ईयर मल्टीपल्स कम और 15% अर्निंग ग्रोथ हो, 10% पॉजिटिव रिटर्न ऑन एन एवरेज मिल सकते हैं ओवर अ 4-5 ईयर पीरियड, विच इज नॉट बैड। आपके इंटरेस्ट रेट जहाँ पर है उसके हिसाब से तो इट्स नॉट अ बैड रिटर्न। अपने शो में शामिल करते हैं सेजवन इन्वेस्टमेंट के समित वर्तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर एंड सीईओ समित। बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश पे जुड़ने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि समित वर्तक जी की कहानी भी एक ईटी नाउ स्वदेश के साथ काफ़ी मिलती जुलती है। जिन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ की, उसके बाद और पढ़ाई के लिए विदेश गए, यूएस में 10 साल नामी कंपनीज के साथ वैल्यूएशन के एरिया में काम किया और उसके बाद स्वदेश वापस आए और उन्होंने अपना फंड जारी किया कुछ साल पहले और एक अब इस समय टॉप पीएमएसएस में है। समित बहुत बहुत धन्यवाद। समित, सबसे पहले समझना चाहेंगे आपकी अप्रोच जो है सेजवन में स्टॉक पिकिंग की अप्रोच है, और अभी लास्ट 2 साल तो टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स वाले हाल था, तो स्किल और लक जो है वो मिक्सअप हो गए थे। जो भी लोग कह रहे थे पीएमएस मैनेजर की या फंड की क्या ज़रूरत है, मेरे खुद ही स्टॉक पोर्टफोलियो अच्छे चल रहे हैं। बट ये साल स्टॉक पिकिंग में वापस आ जाएगा, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि अभी का समय लास्ट 2-2.5 साल के समय से बदलाव आ गया है पूरे इन्वायरमेंट में मार्केट के? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत काइंडली मेरा इंट्रोडक्शन किया। वो ये जो वेव होती है कि 3-4 साल में हर एक बार ये ऐसी साइकिल आती रहती है जहाँ पे हर एक चीज ऊपर जाती है और उसमें कुछ नया नहीं है। उस टाइम अगर आप बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो लक की वजह से जा रहा है या स्किल की वजह से जा रहा है। जब वो वेव नीचे जाती है और आप खुले में आ जाते हो, उस टाइम पता चलता है कौन लक के बेसिस पे चल रहा था या कौन स्किल के बेसिस पे चल रहा था। सो ऐसा भी नहीं है कि नए जो इन्वेस्टर्स है वही सिर्फ लक के बेसिस पे पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, लेकिन होता है कि आपने अगर 2-3 साइकिल्स देखी हो तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाता है कि जब वेव अच्छी एकदम स्ट्रांग हो
तब क्या होता है कि जो वीक बिजनेसेस भी है वो टेम्पररीली बहुत अच्छे मार्जिन दिखाते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाता है। जैसे कोविड के बाद हुआ है कि काफी वर्ल्ड में काफी डिसरप्शंस आए हैं, यानी चाइना में भी कुछ प्लांट शट डाउन हुए हैं, और कुछ फ्रेट में कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो काफी सारी चीजें जो इंपोर्ट करना चाहते हैं लोग वो भी महंगी हो गई है, और उसकी वजह से यहाँ के लोकल के जो भाव है वो भी बढ़ गए हैं, और उन कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। और ये जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां पे टेम्पररी बेनिफिट आ रहा है कंपनीज को, और उसकी वजह से ऐसे लगने लगता है कि ये बहुत क्वालिटी वाला बिजनेस है। और जब ये ऐसा वातावरण जब नीचे जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि क्वालिटी कौन सी है, और जो एकदम वीक सब स्टैंडर्ड एवरेज बिजनेस कौन सा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पैसा जब बनता है जब आप एक्चुअल क्वालिटी वाले बिजनेस में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, और शॉर्ट टर्म में बहुत सारे बिजनेसेस आपको क्वालिटी लगने लगेंगे, लेकिन जब नॉर्मल एनवायरनमेंट आ जाता है तब पता चलता है कि कौन सी क्वालिटी नहीं है। सो वो रिस्क है। मुझे लगता है जो भी फायदा होना था, जिन जिन वीक कंपनीज का भी री रेटिंग होना था, काफी सारा हो चुका है, और आगे जाके री रेटिंग की वजह से रिटर्न्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ कर पाएंगे वही रिटर्न्स देंगे आपको। सो एज एन इन्वेस्टर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वालिटी वाले बिजनेसेस कौन से, जो जब खराब एनवायरनमेंट भी आएगा तब भी वो ग्रोथ करते रहेंगे। जो एवरेज और सबस्टैंडर्ड बिजनेसेस है वो जब खराब एनवायरनमेंट आता है तब काफी सारा अर्निंग्स और जो मोमेंटम खत्म हो जाता है, और उसका फिर डी रेटिंग भी हो जाता है, और वहां पे फिर जो आपने कमाया वो काफी सारा पैसा आप वापस दे देते हो। और अभी का टाइम ऐसा है कि जो आपने कमाया है, हाउ डू यू प्रोटेक्ट दैट, उसको कैसे बना के रखे। और अच्छा, आई मीन ये जो अगला साल रहेगा, अगले 1-2 साल रहेंगे, वो उसी तरह का एनवायरनमेंट रहेगा जब आपको क्वालिटी बिजनेसेस में ही ज्यादा से ज्यादा पैसा बनेगा। करेक्ट। सो समित, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये सही समय है जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा रीशफल करने का और क्वालिटी बिजनेसेस की तरफ थोड़ा सा फोकस बढ़ाने का, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने का, बिकॉज जो री रेटिंग की स्टोरी थी शायद अभी के लिए उसमें लिमिटेड अपसाइड होगी। नाउ इसके साथ अगर हम जो आपकी 3 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थीम्स हैं उसे जोड़ें, दैट इज़ चाइना +1 अर्निंग्स, और साथ ही जो केपेक्स रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो, इनको जोड़कर अगर हम देखें तो और ख़ासकर बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है, इस तरह का हैवी कैपेक्स जो अनाउंस किया गया है, उसके बाद आपने क्या कुछ शफलिंग की है, कुछ मन बनाया है आपने, कुछ मिक्स आप चेंज करना चाहते हैं इस समय कोर पोर्टफोलियो में? नहीं, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। सी क्या है, एक इन्वेस्टर को कोई भी एनवायरनमेंट हो, उसको लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है और उसको टाइमिंग नहीं आता, तो उसको क्वालिटी कंपनी में ही हर बार इन्वेस्ट करना चाहिए। जो ट्रेडिंग के लिए कोई कोई इन्वेस्टर्स बेट लेते हैं कि चलो अभी वीक कंपनी में इसका री रेटिंग हो जाएगा, अच्छा साइकिल आने वाला है, वो एक बार वहां पे लक काफी सारा फैक्टर करता है कि 5 बार आप ट्राई करेंगे, उसमें से 1 आध 2 बार वो सक्सेस हो जाएगा, हर बार नहीं होता। क्वालिटी कंपनीज में क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं है कब अच्छा टाइम आएगा, कब बुरा टाइम आएगा। वो टाइमिंग करना सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वर्ल्ड में है, उनको भी जमा नहीं है, तो हमारे जैसे एवरेज इन्वेस्टर्स को तो जमना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो क्वालिटी कंपनीज में ही करनी चाहिए। और उसके अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको एक आध जो इवेंट आता है, जैसे आरबीआई पॉलिसी आ गई या बजट आ गया, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में हम लोगों ने ज्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस हाइपोथेसिस बदल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन इवेंट, तो और भी कुछ गड़बड़ है। आपका बिजनेस, आप जो चुनते हैं बिजनेस, वो ऐसे होने चाहिए कि बजट खराब हो, बजट अच्छा हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, कभी एकदम ही एक आध इंडस्ट्री को अपोजिट वाला कुछ अगर रेगुलेशन आ गया जिसके वजह से बिजनेस के फंडामेंटल्स अगर खराब हो जाते हैं, तो वो तो एनीवे कोई भी रेगुलेशन चेंज हो सकता है, ग्लोबली कुछ चेंज हो सकता है। वो फैक्टर जो रिस्क फैक्टर्स है वो बिजनेस के तो आपको ट्रैक करने ही होते हैं। और ऐसे वन ऑफ कभी आते हैं, बजट से इतने बहुत ज्यादा बिजनेसेस को फर्क नहीं पड़ता है। इट्स
इट्स मोर ऑफ जस्ट एन इवेंट जहां पे क्वालिटी बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हुए, एक्चुअली कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। Right, Samit, very good morning. Pleasure to have you on Swadesh. प्रियंका यार, आपका हम पोर्टफोलियो का जो रिटर्न्स देख रहे थे वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव, वेरी डिसेंट रिटर्न, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो चाहे कोर पोर्टफोलियो, खासकर 2021 की बात है, लेकिन एवरेज भी हर साल हम देखा एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिलता है। आप क्या मानते हैं इस साल में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की, हालांकि लॉन्ग टर्म होराइजन भी अंडरस्टैंड, आपने अभी क्लियर किया इस बात को, लेकिन अगर इस साल की डिस्ट्रप्शंस की बात करें उसके साथ आपको क्या लगता है कि इस साल पैसा अगर बन सकता है तो क्या अब भी स्मॉल कैप में जिस तरह के रिटर्न्स पिछले साल मिलने हैं देखने को, इस साल भी अगर एक पोर्टफोलियो को हमें अलाइन करना हो तो कितना वेटेज हमें स्मॉल कैप और मिड कैप को इस साल देना चाहिए? नहीं, मुझे क्या लगता है कि हमें एक तो स्टॉक मार्केट छोड़ के जो रियलिटी क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, वो ज्यादा देखने चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आज अगर इंडिया के कॉर्पोरेट इंडिया को देखें तो कॉर्पोरेट इंडिया का जो बैलेंस शीट है वो इतना अच्छा बैलेंस शीट मैंने आज तक नहीं देखा था। यानी जिस तरह से आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो वो लोवेस्ट इन हिस्ट्री है, 0.16 टाइम्स मीडियम डेट टू इक्विटी रेशियो है इंडिया।